7B का आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में 7वां सवाल दिया हुआ हमारा कि एक किले में, ठीक ना, 700 ग्राम प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिनों का भोजन है, ठीक है ना। 700 ग्राम प्रति सिपाही मतलब एक सिपाही को 700 ग्राम मिलता है, 42 दिन का भोजन है, ठीक है ना। यदि प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 600 ग्राम दिया जाए तो भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। अब देखिए, जब राशन 700 ग्राम प्रतिदिन दिया जा रहा था, 42 दिन चल रहा है। अब 600 ग्राम मतलब 100 ग्राम सब में से कम कर दिया जाएगा तो राशन तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो वही बात है, इसमें लिख देंगे कि माना ठीक ना, भोजन x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। माना भोजन x दिनों के लिए, ठीक ना, दिनों के लिए पर्याप्त होगा या फिर मतलब रहेगा। पर्याप्त लिख दीजिए, ठीक है, पर्याप्त होगा। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ है, मात्रा, ठीक ना, भोजन की मात्रा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रति ग्राम, ठीक ना, प्रति ग्राम। प्रतिदिन लिखिएगा, प्रतिदिन ग्राम में, प्रतिदिन के हिसाब से मात्रा प्रतिदिन ग्राम में मिल रहा है तो ग्राम में लिख लीजिएगा, प्रति ग्राम न लिखिएगा क्योंकि 700 ग्राम मिल रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें हम लिख लेंगे दिनों की संख्या या दिन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये 700 ग्राम अगर मिलता है उसको, एक व्यक्ति को, तो 42 डेज जाता है, मतलब 42 दिन जाता है। अब किसी व्यक्ति को 600 ग्राम दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 ग्राम दिया जाएगा तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक दिन जाएगा। ये वाला नीचे लिखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर तीर। अब ये ऐसा क्यों लगाएं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों का क्या होगा, राशन कम होगा, दिनों की संख्या बढ़ेगी, तो इसीलिए हम लोग ऐसा लगा लिए हैं। आप तीर देखिए ध्यान से, नीचे से स्टार्ट है तो नीचे से पहले 600 है तो 600 लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगा अनुपाती, यहाँ पर हो जाएगा 700, और समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 42, 42, और अनुपाती कितना हो जाएगा हमारा x है तो x कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को इस तरीके से लगाएंगे और इसका हम लोग इसमें लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखिए 600 को गुणा कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 में x को गुणा करेंगे तो 600 और गुणे कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 700 और गुणे कितना हो जाएगा 42, 42, बीच वाले का 20 से गुणा। अब देखिए गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 700 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 42 और बटे में हो जाएगा हमारा 600। ये 0 0 0 0, 6 में 7 को गुणा करेंगे तो 42 में भाग देंगे तो 6 7 42, 7 में 7 को गुणा करेंगे 49, 49। मतलब जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू ये हो जाएगा 49, 49, ठीक है ना, ये 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि आंसर निकल के आएगा। 49 क्या है, ये दिन लगेगा, मतलब जब 600 ग्राम अगर प्रतिदिन दिया जाएगा तो वो 49 दिन चल जाएगा। 42 दिन चलना था लेकिन ये 49 दिन चला जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 7वां सवाल होगा। अब चलते हम इसके 8वें सवाल। हमारा दिया हुआ है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में वो 10 घंटे का समय लेता है। जलकुंड मतलब कि पानी का स्टोर हो, जहाँ पे स्टोर करते हैं वो जलकुंड, मतलब गांव में उसको कुछ बोलते हैं, जो भी अलग अलग गांव में अलग अलग बोलते होंगे, हौदा टाइप का होता है जिसमें भरा जाता है, ठीक ना। तो 10 घंटे का समय लेता है, ठीक है। यदि उसे यहाँ पे लिखा है कि जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाता है, यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाता है तो दूसरा नल प्रति घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। ये देखिए इसने प्रति घंटे में दिया हुआ, मतलब 1 घंटे में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 घंटे में पूछ रहा है या प्रति घंटे में पूछ रहा है, बात बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक नल से, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। एक नल, ठीक है ना, 1 घंटे में 640 लीटर पानी डालता है, पानी भरता है 640 लीटर पानी भरता है। एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, बात समझ में आ गया। तो 10 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में इतना भर रहा है तो 10 घंटे में वही नल
पानी भरेगा बराबर पानी भरेगा। तो देखिए 1 घंटे में इतना भर रहा है, 10 घंटे में ज़्यादा भरेगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 640 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आगे निकल के आ जाएगा 6 4 और 00 इतना लीटर, ठीक ना, लीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नल 1 घंटे में, दूसरा नल 8 घंटे में उसको भरना चाह रहा है। तो दूसरा नल 8 घंटे में पानी भरेगा बराबर, दूसरा नल भी पानी को उतना ही भरेगा ना, दूसरा नल भी 8 घंटे में इतना ही भरनाएगा क्योंकि वही जल कुंड है। दूसरा नल यहाँ पे देखिए समझिएगा, दूसरा नल 8 घंटे में भरेगा उसी नल को। यदि उसी जल कुंड को, मतलब ये पूरा जल कुंड की मात्रा हो गई यहाँ पे कितना 6400 लीटर, ठीक है, 6400 लीटर उसकी मात्रा है और 8 घंटे में उसको भरना है। तो कैसे भरेगा, तो दूसरा जलकुंड, दूसरा नल उसको ठीक ना 8 घंटे में भर देता है, 8 घंटे में भरेगा बराबर 6400 लीटर, यही भरेगा ना, क्योंकि दूसरा भी भरेगा तो 8 घंटे का समय लेगा और ये 10 घंटे का समय लेता था, सेम है क्योंकि पानी तो वही रहेगा। अब देखिए तो दूसरा नल 1 घंटे में, ठीक ना, दूसरा नल 1 घंटे में भरेगा बराबर। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा नल 1 घंटे में, ठीक ना, 1 घंटे में भरेगा बराबर। देखिए पहले 8 घंटे में इतना भरा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कम भरेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6400 बट्टे में हो जाएगा हमारा 8 से 8 को कटा 64 को काट डालेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 8 64, यहाँ पर हो जाएगा 800 लीटर। मतलब जो दूसरा नल होगा वो क्या करेगा कि दूसरा नल 1 घंटे में 800 लीटर पानी भरेगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा नल 1 घंटे में 800 लीटर पानी भरेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 8वां सवाल आपका हुआ सकते थे आप। चलिए इस 9वें सवाल को देखते हैं हम लोग। लिखा है कुल छात्रों की संख्या, यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है उसको लिख लीजिए, कुल, ठीक ना, छात्रों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ हमारा 300, ठीक ना, 300 है, कुल छात्रों की संख्या 300 है। अब देखिए बोला हमारा क्या चीज कि अवकाश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या। अब लिखेंगे अवकाश या छुट्टी से, अवकाश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 200, ठीक ना, बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या 200 हो जाएगी। शेष छात्र क्या हो जाएंगे हमारे, शेष छात्र कितने बचेगा तब हमारा 300 थे, 200 बाहर निकल गए, कितने बचे हमारे 100 है। शेष छात्र कितने हो गए, 100 हो गए। अब बात समझिएगा कि 300 छात्रों के लिए भोजन था 15 दिन के लिए। अब क्या हो गया कि अब 100 छात्र कितने दिन में उसी भोजन को खाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों की संख्या, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा दिन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा दिन। अब देखिए छात्र की संख्या क्या हमारी 300 है और दिन कितना लग रहा था 15 दिन, लेकिन छात्र अब 100 हो गए क्योंकि 200 बाहर चले गए, तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर छात्र कम हो गए तो दिन बढ़ेंगे, इसका मतलब चिन्ह इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 100 और अनुपाते यहाँ पर हो जाएगा 300, क्योंकि 100 से स्टार्ट इसलिए हम 100 से लिखे हैं, ठीक है ना। समानुपाते यहाँ पर हो जाएगा 15 और अनुपाते कितना हो जाएगा हमारा x, इधर से 3 स्टार्ट है इसलिए इधर से किए हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इन दोनों का बाहर से बाहर में मल्टीप्लाई। अब गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 300 और गुणे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 300 और गुणे कितना हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा हमारा 100, 0 से 0 कट जाएगा 2 ठो, 15 में 3 को गुणा करेंगे 45, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 45 और x की वैल्यू दिन में है तो यहाँ पे लिख देंगे दिन।
मतलब जो राशन होगा वो कितने दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा। तो इस तरीके से ये आपका 45 जो दिन है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल हमारा दिया हुआ है 40 किमी प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को, ठीक ना, एक यात्री को, सॉरी यहाँ पे यात्री रहेगा, यह रहेगा, एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है, ठीक ना। 5 घंटे में उस यात्री को अपने नियत स्थान पर जहां उसको पहुंचना था पहुंचा देता है, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यदि उस टेम्पो की चाल 25 किमी प्रति घंटा की चाल हो तो उस यात्री को उसमें पहुंचने में कितना घंटा लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेंगे कि माना उसे पहुंचने में कितना घंटा लगेगा, उसे पहुंचने में x घंटे लगेंगे, उसे पहुंचने में x घंटे लगेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाता है हमारा चाल और ये हो जाता है हमारा क्या चीज़, समय। चाल हमारा कितना हो जाता है 40 किमी प्रति घंटा, ठीक ना, और समय लग जाता है 5, ठीक है ना। चाल ये किलोमीटर में लिख लीजिएगा, किमी प्रति घंटा, ठीक है ना, ये भूलिएगा मत, किमी प्रति घंटा, और समय कितने में है, घंटे में है, तो घंटा लिख लीजिएगा इधर, घंटा चाहे तो घंटा लिख सकते हैं, घंटा, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, 5 घंटे का समय लेता है। अब 25 किमी प्रति घंटा की चाल से होगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना। अगर 25 किमी प्रति घंटा की चाल से होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तीर इस तरीके से लगा लेंगे हम लोग। अब तीर इस तरीके से लगाए हैं तो जाहिर सी बात है इधर से स्टार्ट है, मतलब 25 लिखेंगे और अनुपात कितना हो जाएगा 40, और समानुपात यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि तीर ऊपर से तो 5 और अनुपात यक्स, ये बीच वाले को बीच से, बाहर वाले को बाहर से। अब देखिए गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5, ये गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणे 5 बटे में हो जाएगा 25। 5 से कटाएंगे और 5 से इसको कटा लेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 8 घंटा, ठीक ना, घंटा, 8 घंटा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 10वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल, 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं या करते सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे या कर सकेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक, या लिखने का मतलब होता है कि 2 कुशल श्रमिक या मतलब कि होता है ये 3 दोनों इक्वल हुआ, समझ में आया ना ये बात। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 2 कुशल श्रमिक, ठीक ना, 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक, श्रमिक, ठीक है ना। बात समझिएगा, बहुत ही स्थिरता से बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कि 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें करना क्या चीज़ है कि आगे आपको निकालना होगा कि 1 कुशल श्रमिक बराबर 1 कुशल श्रमिक, 1 कुशल यहाँ पे कुशल रहेगा, रहेगा कुशल श्रमिक बराबर, यहाँ पे जब 1 का निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, मतलब 3 बट्टे में 2 अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। बात समझिएगा आप। तो अगर 3 कुशल श्रमिक हैं तो एक काम को 20 दिन में करते हैं, बात समझ में आ गया। अगर 3 कुशल श्रमिक हैं तो उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। तो यहाँ पे देखिए 6 कुशल श्रमिक को लिखेंगे तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 6 कुशल श्रमिक बराबर 6 कुशल श्रमिक बराबर 6 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 2 से इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 क्या हो जाएगा हमारा अकुशल श्रमिक, ठीक है ना, कुशल यहाँ पे कुशल रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कुशल श्रमिक, ठीक है। ये हो गया 9 कुशल श्रमिक। अब देखिए 9 कुशल श्रमिक हो गए, एक और भी है यहाँ पे तो इसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अकुशल श्रमिक है तो इसको भी लिख लेंगे प्लस 1 अकुशल
अकुशल कुशल, कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 10 अकुशल श्रमिक श्रमिक, ठीक है ना, श्रमिक। ध्यान से समझिएगा अब इस बात को कि 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है श्रमिक लिख देंगे, इधर श्रमिक, इधर लिखेंगे श्रमिक, अकुशल श्रमिक और लिख देते हैं अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और इधर हो जाएगा हमारा दिन। समझिएगा बात को, यहाँ पे 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में करते हैं, 3 ये 20 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। इधर थोड़ा सा मानना भी था कि मान लेंगे, माना वो मतलब कि x दिन में कर सकते हैं, मान लीजिए माना वह x दिन में करेंगे। अब देखिए कैसे, ये 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में करते हैं। अब हम लोग कुल निकाल करके 10 कुशल श्रमिक लाए हैं, तो 10 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब 3 है तो 20 दिन लग रहा है, 10 है तो कम दिन लगेगा, तो इसका मतलब इस भी इंटरचेंज है, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर हो जाएगा 10 समानुपाती, यहाँ पर हो जाएगा 3 और अनुपात समानुपाती, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x। इन दोनों का आपस में गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा, तो इस तरीके से ये निकल करके आ जाएगा आपका 10x बराबर 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा हमारा 10, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 2 3 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा हमारा श्रमिक, कितने आ जाएंगे 6 दिन हो जाएगा, ये दिन है क्योंकि x जो माने हैं वो दिन है ना, तो x हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा 6 दिन और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि वो मतलब कि ये यहाँ पे 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक मिलाकर कितने हो जा रहे हैं, कुल 10 अकुशल श्रमिक, मतलब कि वो 6 दिन में पूरा कर लेंगे और यही इसका निकालना था। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है। मिमी और सेमी में अंतर है, ठीक है ना। तो टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात बताइए। चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात बताना, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात बताना है, मतलब टिड्डे का जो भी होगा वो पहले होगा और चींटी बाद में होगी। ये बात कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई यहाँ पर जाएगा 20 सेंटीमीटर और नदी में पाई जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। तो मगरमच्छ और छिपकली का लंबाई का अनुपात क्या होगा, मगरमच्छ और छिपकली, ये भी बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या होगा, तो क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात का समानुपाती में है। ये बात को आपको बताना है कि समानुपाती में है कि नहीं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पहले इन दोनों को ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। मान लेंगे कि यहाँ पे मानेंगे क्या, जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जरूरत होगा तो उस हिसाब से मानेंगे, ठीक है ना। तो चींटी की देखिए, चींटी की लंबाई हमारा क्या दिया हुआ उसको लिखिए, ठीक है। तो चींटी की लंबाई बराबर चींटी की लंबाई चींटी की लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, 4 मिमी दिया हुआ है, 4 मिमी, देखिएगा ध्यान से, 4 मिमी, यहाँ पे 4 मिमी, ठीक है ना। तो बोला, अब ये तो हमें पता चल गया। अब टिड्डे की लंबाई कितना दी हुई है, एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टिड्डे की लंबाई, ठीक ना, टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है, ये 4 सेमी है तो 4 सेमी लिख लीजिए, 4 सेमी। अब देखिए 4 सेमी है, इसको मिमी में बदलेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जाएगा 1 सेमी बराबर 10 मिमी, तो 4 सेमी बराबर 40 मिमी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 40 मिमी, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसको सेमी को मिमी में बदलेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 40 मिमी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टिड्डे और चींटी का अनुपात, क्योंकि इसने बोला है टिड्डे और चींटी का अनुपात, तो टिड्डे को पहले लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टिड्डे, ठीक ना, टिड्डे और चींटी का अनुपात, और चींटी का अनुपात, चींटी का अनुपात, टिड्डे और चींटी का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, हमारा टिड्डा 40 है और चींटी कितना है, 4 है, और दोनों को घटा देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10, मतलब आगे हम लोग लिखना चाहें तो 10 संबंध कितना हो जाएगा हमारा 1,
10:1 का अनुपात हो गया। अब देखिए दूसरा कर लेंगे हम लोग छिपकली का यहाँ पे, ठीक है ना। छिपकली की लंबाई कितनी हमारी, छिपकली की लंबाई हमारी हो जा रही है यहाँ पे 20 सेमी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है। मगरमच्छ की लंबाई कितनी है हमारी, तो वो देख लेंगे। मगरमच्छ की लंबाई 40 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे मगरमच्छ की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 मीटर, 4 मीटर है। मगरमच्छ की लंबाई कितनी है हमारी, 4 मीटर है, तो 4 कर लिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए जब इतना आ गया हमारा, तो ये मीटर में 4 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 400 सेंटीमीटर इसी का हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि मगरमच्छ का और छिपकली का अनुपात बराबर, मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात, ठीक है ना। मगरमच्छ, क्योंकि स्टार्टिंग में मगरमच्छ है और छिपकली है, इसलिए इसे लिखेंगे मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात। मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात, देखिए पहले मगरमच्छ हमारा 400 हो जा रहा है और छिपकली कितनी हो जा रही है, 20 हो जा रही है। 0 से ये 0 कटाएंगे, इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20:1 हो जाएगा। और ये किसका निकल करके आ रहा है, ये किसका निकल के आ रहा है, तो ये टिड्डे और चींटी का, और ये मगरमच्छ और छिपकली का, ठीक है। अब इसको ध्यान से आपको ये देखना है कि क्या ये समानुपाती में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा, ये 10:1 है, यहाँ पे 20:1 है, तो ये तो समानुपाती में है ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब चींटी और टिड्डे के लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात समानुपाती में नहीं है, ठीक ना। हम डायरेक्टली बस यहाँ पे नहीं है लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जैसा मैंने बोला है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, चींटी और टिड्डे की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ बस। चींटी की लंबाई का अनुपात, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है। यहाँ पे पूछा था है या नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 7B हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।